एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो सॉल्यूशन ऑफ PT7। माय नेम इज अवनीश वर्मा और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जूलॉजी क्वेश्चंस का। आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 136 से। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स गलत है। तो कह रहा है कर्ड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग GMO। तो GMO से हम लोग जो है कर्ड प्रिपेयर नहीं करते हैं, कोई भी मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ कैन बी अंडरस्टूड ओनली अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ अंडरस्टैंड मतलब समझना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले यूनिवर्स से ओरिजिन की स्टार्टिंग देखनी पड़ेगी। यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, देन अर्थ कैसे हुआ, देन उसके बाद फिर जो है लाइफ की ओरिजिन। यूनिवर्स इज 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ये यहाँ मिलियन कह दिया, गलत है, यहाँ पर होगा बिलियन। 20 बिलियन ईयर ओल्ड होता है। तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट 3 जो है वो भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट 4 कह रहा है हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड बैलेंस बाय ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल गलत है। ब्लैक बाइल से हेल्थ को कंसिडर नहीं किया जाता था। हेल्थ कंसिडर किया जाता था गुड ह्यूमर के द्वारा। गुड ह्यूमर ब्लैक बाइल से, तो ब्लैक बाइल जो है वो डिजीज पर्सन में होता था, ऐसा माना जाता था। तो उस हिसाब से यहाँ पर स्टेटमेंट 4 गलत है और 3 भी गलत हो गया। सेकंड जो है वो सही है और 1 जो है वो गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन बन रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। मिसमैच पूछ रहा है ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स। हाँ सही है। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 मिलियन ईयर, ये गलत हो गया। 2 मिलियन नहीं है, 2 बिलियन है। 2 बिलियन ईयर्स अगो सेलुलर लाइफ आई थी। नॉन सेलुलर 3 बिलियन पे आया था, ठीक है सही है। इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन पे, ये सही है। हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। चूज द मिसमैच पूछ रहा है, मिसमैच के हिसाब से 137 का बी। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। स्टैनली मिलर एंड अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग। पूछ रहा है कौन सी गैसेस उसके अंदर मौजूद थी। 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। तो यहाँ पर CH4 NH3 और हाइड्रोजन गैस और साथ में वाटर वेपर मौजूद था। तो ऑप्शन डी बनेगा। इसको याद रखेंगे इस तरीके से कि इसका रेशियो अगर याद रखना हो तो 2:1:2 ऐसे याद रखेंगे। 2:1:2। यहाँ पर 4:3:2 से याद रखेंगे। 4:3:2 CH4 NH3 और हाइड्रोजन। वाटर वेपर तो था ही, रोटेट कर रहा था उसके अंदर, तो वाटर वेपर भी है। 138 का ऑप्शन डी बन जाएगा। ये हो गया थोड़ा सा कुछ याद करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कोलेस्ट्रॉम हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA व्हिच इज गिवन टू द इन्फेंट एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव नहीं होता है। मदर्स मिल्क जो होता है वो एक तरीके से नेचुरल होता है। मदर्स मिल्क क्या है, नेचुरल है और एक्टिव नहीं है, पैसिव है। एक्टिव तब होता है जब एक बच्चा अपनी बॉडी में खुद बनाता। मम्मी से मिल रहा है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बॉडी है। तो यहाँ पर हमारे पास मम्मी ने बॉडी जो मतलब एंटीबॉडी ने बनाया है अपने मिल्क में, उसको जो है बच्चे को दे रही है, तो वो एक पैसिव एंटीबॉडी होता है, पैसिव। तो ये हो गया नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। डार्विन के हिसाब से कह रहा है अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस मीन्स ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। हाँ ये एकदम सही है। ए वाला तो गलत हो गया। सी की बात करते हैं। ड्यूरिंग PCR इन द एनेलिंग प्रोसेस सेट्स ऑफ प्राइमर आर अटैच विद द ऑलरेडी सेपरेटेड DNA स्ट्रैंड्स बाय यूजिंग टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज का यूज करके प्राइमर्स को अटैच नहीं किया जाता है, बल्कि टैग पॉलीमरेज का यूज होता है PCR में एक्सटेंशन के टाइम पर। जब PCR होती है तो उसमें 3 प्रोसेस होती है, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। जब एक्सटेंशन की प्रोसेस होती है उस समय हम लोग इसका यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज का। एक्सटेंशन में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपका सी जो है वो रॉन्ग हो गया। अल्फ्रेड वॉलेस हैड आल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन एज दैट ऑफ डार्विन फ्यू ईयर्स लेटर। डार्विन और अल्फ्रेड वॉलेस दोनों लोगों का जो कंक्लूजन था वो सेम टाइम पर आया था, अलग अलग नहीं आया था। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आंसर बन रहा है बी। 139 का बी बनेगा। क्वेश्चन 140 देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल कौन सा होता है। एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जिसकी ओरिजिन या फिर स्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट, ये कोई भी चीज, चाहे ओरिजिन चाहे स्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट, इनमें से वो सारी चीजें डिफरेंट हो बट एट द हैबिटेट का जो शेयरिंग होती है, जियोलॉजिकल एरियाज की वजह से जो शेयर होता है, वो जो है एक साथ क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में सेम होंगे। मतलब मैं यहाँ ये बता रहा हूँ ओरिजिन या फिर स्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट, इनमें से ओरिजिन, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ये डिफरेंट होगा लेकिन कॉमन फंक्शन शेयर करेंगे। फंक्शन जो है वो सिमिलर होगा। फंक्शन जो है वो उनका सिमिलर होगा। तो अगर फंक्शन सिमिलर होगा ऐसे केस में ये 4 लिम्स ऑफ ऑल मैमल नहीं, वर्टिब्रेट हार्ट नहीं और थॉर्न एंड टेंड्रिल, ये जो ऑप्शन ए, बी और डी दे रखा है, ये दे रखा है होमोलॉगस का। हमसे पूछ रहा है एनालॉगस का, तो एनालॉगस हो गया हमारा फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। अच्छा,
डॉल्फिन के फ्लिपर्स और पेंगुइन के फ्लिपर्स दोनों का फंक्शन सेम है, स्विम करने में काम में आता है, बट दोनों का जो ओरिजिन, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। तो 140 का सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो मोल है वो मोल आपका मैमल होता है, मोल इज मैमल। नम्बेट क्या है, ये एक मार्सुपियल है, ये मार्सुपियल हो गया। टस्मानियन वोल्फ एंड टस्मानियन टाइगर कैट, ये दोनों मार्सुपियल है, ये मार्सुपियल है। वोल्फ और बॉबकैट ये दोनों जो है मैमल है। यहाँ नम्बैट एक मार्सुपियल है, मार्सुपियल, और जो एंट ईटर है वो एक मैमल है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन नम्बैट और एंट ईटर में होगा। 141 का ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। Which of the following is incorrect with respect to selection of antibiotic resistance microbe। जो भी माइक्रोब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुके हैं वो उसमें कौन सी चीज इनकरेक्ट है। एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हाँ सही है, माइक्रोब्स जो होते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल में आते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस माइक्रोब नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, हाँ ये भी सही है, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये जो माइक्रोब्स हैं वो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस हो चुके हैं अपने आप। ऐसा हमने जानबूझ के नहीं किया, हमने बस खाली एंटीबायोटिक को यूज़ किया था। हम ये नहीं चाहते थे कि हमारा जो माइक्रोब है वो एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि ए और बी तो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नो, ऐसा हम जानबूझ के नहीं किए थे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन तब होता है जब ह्यूमन अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिशियल पर्पस के लिए वो कुछ कर रहा है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस करके एक अच्छा से अच्छा एनिमल या फिर प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो यहाँ पर ह्यूमन जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, अपने आप हो जाता है तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हो जाता है। इंडिकेट्स एवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, हाँ ठीक है, स्टोकेस्टिक मतलब होता है कि रैंडमली अकरिंग इवेंट्स, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है एवोल्यूशन, तो ये भी सही है। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट के हिसाब से हमारा 142 का सी बनेगा। चलिए बढ़ते हैं 143 पे। चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एवोल्यूशन। होमो हैबिलिस डिड नॉट ईट मीट, सही है। ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस नॉट टॉलर देन 4 फीट, सही है। निएंडरथल मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, ये गलत हो गया। होमो सैपियंस अरोज इन अफ्रीका, ये सही है। अच्छा, इनकरेक्ट यहाँ पर यही है 143 का सी। एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग निएंडरथल मैन ने नहीं किया था, बल्कि जो अर्ली होमो सैपियंस थे वो नियोलिथिक्स उन्होंने किया था। जो नोमैडिक पीपल होते हैं, नोमैडिक पर्सन, हंटर एंड गैदरर टाइप, उन्होंने किया था। तो 143 का सी बनेगा। 144 क्वेश्चन देखते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन आर रिजल्ट ऑफ, होमोलॉगस मतलब कि सेम ओरिजिन हो। यहाँ होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, होमोलॉगस मतलब होता है सेम, सिमिलर ओरिजिन, या तो ओरिजिन सिमिलर हो या फिर स्ट्रक्चर सिमिलर हो, सेम स्ट्रक्चर हो, या फिर सिमिलर जो है डेवलपमेंट हो। तो ओरिजिन, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ये सेम हो सकता है, फंक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट होमोलॉगस ऑर्गन जो होता है वो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन करवाता है, क्योंकि एक समय के बाद दोनों के जो हैबिटेट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट होगा वो अलग अलग हो जाएगा, तो उनके जो फंक्शन होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। फंक्शन के बेसिस पर ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाता है। होमोलॉगस ऑर्गन आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। 144 का ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 145, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इज, किसी भी पॉपुलेशन में ए अलील्स अगर है तो उनका जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगा, थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर ये रहा क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए अलील है और इधर भी सेम ए अलील है, तो ए और ए का चांस कितना है कि वो फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है पॉपुलेशन में, अगर ये बताना हो तो हार्डी-वीनर प्रिंसिपल को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। हार्डी-वीनर प्रिंसिपल ने बोला था कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन, क्योंकि ए और ए होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो ए और ए अगर होमोजाइगस में होगा तो यहाँ पर पी के उन्होंने लिया था होमोजाइगस में पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है कि ए मल्टीप्लाइड बाई ए दैट गिव्स यू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अलील ए ऑन बोथ द क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम पे दो अलील मौजूद हैं उनके हिसाब से, तो 145 का ऑप्शन ए बनेगा। अगर हेट्रोजाइगस पूछा होता, इन केस मैं आपको हेट्रोजाइगस बता दूं तो उसके लिए हो जाता है 2pq, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट हार्डी-वीनर प्रिंसिपल के हिसाब से। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, p प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करें तो हमारे पास आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। अब p स्क्वायर क्या दिखाता है, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट। q स्क्वायर क्या दिखाता है, हेट्रोजाइगस।
सॉरी, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट डबल ए, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल ए और 2pq क्या दिखाता है, 2pq दिखाता है हमको 2pq मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर ऐसा होगा, ये हेटेरोजाइगस होता तो 2pq होता। हमसे पूछ रहा है होमोजाइगस के लिए ए इंडिविजुअल, तो 145 का ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 146, among the existing transgenic animals that were produced till date, majority of them are, सबसे ज्यादा माइस अभी तक बनाया हम लोगों ने, और 146 का सी, 95% टोटल माइस बनाया हम लोगों ने, तो 146 का सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 147, मैच द फॉलोइंग करना है। कॉमन कोल्ड होता है राइनो वायरस से, न्यूमोनिया हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe, रिंगवर्म होता है ट्राइकोफाइटॉन से, फाइलेरियासिस होता है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी से। तो 147 का कौन सा ऑप्शन जा रहा है, A3 के हिसाब से ऑप्शन बी बनेगा, 147 ऑप्शन बी बनेगा। 148 देखते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ मलेरिया, इन्फेक्शियस एजेंट पूछ रहा है तो वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स बनेगा, क्योंकि ये जो है ये पैथोजन है, ये पैथोजन है, वाइवैक्स आपका पैथोजन बनेगा, ठीक है, पैथोजन कॉजल ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पर ये सब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो तो वो बीमारी को फैलाता है, डिजीज को स्प्रेड करेगा, तो ये सब लोग क्या हो गया, जो मॉस्किटो है वो एक तरीके से वेक्टर है, और ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक पैथोजन है। यहाँ पर एनाफिलीज मॉस्किटो क्या फैलाता है बता देता हूँ। 148 में आंसर तो सी बन रहा है, बट एनाफिलीज मॉस्किटो से मलेरिया डिजीज स्प्रेड होती है। क्यूलेक्स से क्या होता है, फाइलेरियासिस, क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरियासिस को स्प्रेड करता है। एडीज मॉस्किटो जो है वो डेंगू को स्प्रेड करता है, डेंगू का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसको जो है फैलाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, मिसमैच पूछ रहा है। फिजिकल बैरियर म्यूकस होता है, सही है। फिजियोलॉजिकल बैरियर सलाइवा, सही है। सेलुलर बैरियर नेचुरल किलर सेल एनके सेल्स, हाँ ये भी सही है। साइटोकाइन बैरियर पीएमएनएल नहीं होता है। साइटोकाइन बैरियर जो होता है वो आपका इंटरफेरॉन्स होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं इंटरफेरॉन्स। और पीएमएनएल क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ये जो होते हैं पीएमएनएल, ये एक तरीके का सेलुलर बैरियर है, ये सेलुलर बैरियर है। तो 149 ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 150, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑन एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन, एंटीबॉडी इस तरीके से दिखाई देता है, ये ऐसा, इसमें 2 हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन होती है। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, पर्टिकुलर दिस रीजन, ये वेरिएबल होता है, एंटीजन के हिसाब से चेंज होगा, और ये जो रीजन होता है ये कांस्टेंट होता है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पर होती है वेरिएबल चेन पे, ये वाला रीजन, ये आपका वेरिएबल रीजन, इसमें हैवी चेन और लाइट चेन दोनों इंक्लूडेड होती हैं। तो यहाँ पर एन टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी, ये एन टर्मिनल, इधर एन टर्मिनल होता है और इधर जो है आपका सी टर्मिनल होता है, नीचे के साइड सी टर्मिनल होता है। कांस्टेंट रीजन में तो नहीं होता एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ नहीं है। वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन ओनली लिख दिया है, तो लाइट चेन और हैवी चेन दोनों मिलाकर होता है, तो ओनली लिख दिया तो ये तो गलत हो गया। सी टर्मिनल वैसे भी नहीं होगा। एन टर्मिनल ऑफ एंटीबॉडी मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये वेरिएबल रीजन, तो ये सही है, 150 का ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं, एंटीटॉक्सिन्स प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। यहाँ पर एंटीटॉक्सिन जो होता है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर इसलिए क्योंकि आफ्टर बर्थ हम ले रहे हैं, बाई बर्थ जो होता है उसको इनेट बोलते हैं, आफ्टर बर्थ को एक्वायर बोला जाता है। फिर पैसिव और एक्टिव, मैंने बताया एक्टिव जो होता है वो हमेशा ही हमारे बॉडी जब खुद से सेल्फ प्रिपेयर होती है एंटीबॉडी तो उसको एक्टिव बोला जाता है। बट आउटसाइड द बॉडी अगर एंटीबॉडी बनी हुई है, बाहर से एंटीबॉडी बनाकर अगर हम अपने बॉडी में इनटेक कर ले तो उसको पैसिव बोला जाता है। आर्टिफिशियली और नेचुरली, मतलब कि नेचुरली अकरिंग हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस हो रहा है कि आर्टिफिशियल। एंटीटॉक्सिन्स, एंटी रेबीज सीरम, एंटी वेनम, ये जितने भी होते हैं ये सब आर्टिफिशियली बॉडी में हम लोग इनटेक करते हैं, इनकी जरूरत जब होगी तब हम ले लेंगे, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल हो गया। तो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, 151 का बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, चूज द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच पूछ रहा है, थाइमस सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ये गलत हो गया। थाइमस आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। बोन मैरो मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, हाँ ये सही है, 152 का बी बन जाएगा। पेयर्स पैचेस, मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, नहीं, पेयर पैचेस में जो है मैच्योरेशन नहीं होती है बल्कि वहां पर इंटरैक्शन होता है एंटीबॉडीज और एंटीजन का, तो ये आपका सी वाला तो गलत हो गया। डी कह रहा है स्प्लीन स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, स्प्लीन जो होता है वो स्मॉल सॉलिड नहीं है। स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी में लिम्फ नोड को बोला गया है, लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्मॉल सॉलिड होते हैं, तो 152 का बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कंटेन्स एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड, ये सही है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इज पॉसिबल बाय दिस अप्रोच, हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम किल्ड ईस्ट,
किल्ड ईस्ट कह रहा है, तो किल्ड ईस्ट से तो नहीं बनेगा क्योंकि जो हमारा होस्ट है वो मर गया, वो जिंदा ही नहीं है। तो ऐसे केस में हमारा जो वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस होगा, हमारा जो होस्ट होना चाहिए लिविंग होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन 153 का सी बन जाएगा। प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी, हाँ ठीक है, वैक्सीन वैसे भी सारे एक्टिव इम्यूनिटी ही देते हैं। तो 153 सी। 154 देखते हैं, मिसमैच पूछ रहा है, ओपियोइड्स रूट ऑफ पेपर सोम्निफेरम। तो मिसमैच यही है मिसमैच, क्योंकि ओपियोइड्स जो होते हैं वो रूट से नहीं, लैटेक्स जो आता है प्लांट के लैटेक्स से बनता है, जो पॉपी प्लांट्स होते हैं उसके लैटेक्स से बनता है, रेजिन से बनता है। यहाँ पर कैनाबिनॉइड्स इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा, हाँ ठीक है, ये तो करेक्ट मैच है। कोका एल्कोलाइड एराइथ्रोजाइलम कोका, ये भी करेक्ट मैच है। मॉर्फिन लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ठीक है, ये भी सही है। सिर्फ हमारा यहाँ पर ये मिसमैच हो रखा है, तो 154 का ए बनेगा। 155 कह रहा है, सिंस डीएनए इज अ मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो डीएनए आपका एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, देखो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल आपका डीएनए होता है, और जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफोबिक कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है, और इसी वजह से हमारा जो डीएनए होता है वो कभी भी डायरेक्टली पास नहीं हो पाता, उसको फिर हम लोग को कॉम्पिटेंट करना पड़ता है, तो वो एंट्री कर पाता है। तो 155 ऑप्शन बी बनेगा। 156 which immune response involve in graft rejection cell mediated immune response, डायरेक्टली एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है। 156 का ए बनेगा। 157 क्वेश्चन देखते हैं, which of the following correctly represent the site at which eco R1 makes cut। तो eco R1 का जो है साइट पूछ रहा है, ये होता है जी और ए के बीच में कट लगाता है, तो हमारा ऑप्शन बनेगा सी बन जाएगा, GAATTC। तो जी और ए 5 प्राइम से 3 प्राइम में देखोगे तो जी और ए के बीच में कट लगाएगा। एट द सेम टाइम अपोजिट स्ट्रैंड में देखो तो वहां पर भी सेम बेसिस के बीच में लगाता है, जी और ए के बीच में कट लगाता है, तो हमारा ऑप्शन सी बनेगा, ये वाला 157 का सी। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर इंक्लूडेड इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में सब आता है, बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट हाँ आता है। एक्सेट पूछ रहा है, तो कर्ड मेकिंग वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, ये भी सही होता है, बायोटेक का पार्ट है। इंप्रूविंग क्रॉप वैराइटीज बाय कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, ये जो है बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है, तो 158 का ऑप्शन बनेगा डी। क्रॉप वैराइटीज को ये ज्यादातर जो है ना, इसका एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय पीसीआर। जी नहीं, आप फ्रेगमेंट्स, पहली बात तो यहाँ पर फ्रेगमेंट दे दिया है, पीसीआर से हम क्या करते हैं, पीसीआर से नंबर को इंक्रीज करते हैं, पीसीआर से डीएनए का जो है अमाउंट, उसका नंबर जो है इंक्रीज करते हैं। तो अगर मुझे फ्रेगमेंट को अलग करना है तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए मेरे पास टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो अगर यहाँ फ्रेगमेंट बोल रहा है तो उसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होना चाहिए था। और पीसीआर में हम क्या करेंगे, पीसीआर में तो डीएनए की स्ट्रैंड्स को ओपन करते हैं डीनेचुरेशन के टाइम पे, तो ये हो गया ऐसे। तो ये आपका ए वाला क्या बन गया, ए बन गया फॉल्स। बी की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी अलाउज इंक्लूजन ऑफ ओनली डिजायरेबल जीन, ट्रू। साइट फॉर PBU1 इज प्रेजेंट इन ROP जीन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर PBR322, ये फॉल्स है। हमारा जो ROP जीन होता है, अगर एक क्लोनिंग वेक्टर PBR322 की बात करें तो उसमें ROP जीन इधर है, इस तरफ ROP ये इस तरफ है, और रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर देख रेप्लिकेशन प्लाज्मिड के लिए यहाँ पर जो है इस जगह पर PVU2 इसके लिए जगह होती है PVU2, और PV1 जो है PVU1 ये यहाँ पर होता है, एम्पिसिलिन जो रेजिस्टेंस जीन होती है वहां पर, तो इसलिए हमारे फॉल्स हो गया। एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज लिंक्ड विथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट सो दैट इट कैन मेक मल्टीपल आइडेंटिटी कॉपीज, ट्रू। तो क्या बना, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। 159 ऑप्शन डी, 159 ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं, द लिंकेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। लाइगेज से जो है हम जो क्या करते हैं, वेक्टर में हमारा जो एलियन डीएनए होता है उसको लिंक कर देते हैं, तो ये हमारा जो है डीएनए लाइगेज की वजह से जो है लिंकिंग पॉसिबल हो पाया है। 160 का बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ ए पूछ रहा है, ए में क्या होना चाहिए, ए यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करेंगे। बी में हम क्या कर रहे हैं, बी में हम इन दोनों को लाइगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए डीएनए लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज। और सी में हम क्या कर रहे हैं, सी में इस जगह पर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। सो इन दैट केस हमारा जो ऑप्शन बनेगा, ए में सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बी डीएनए लाइगेज, सी ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा देखते हैं ऑप्शन क्या है। हाँ, तो ऑप्शन बन रहा है हमारा डी, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज और ट्रांसफॉर्मेशन। तो 161 ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 162, चूज द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू हिंद 2।
आइसोलेटेड फ्रॉम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, हाँ ठीक है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया था। रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज 6 बेस पेयर लॉन्ग, ये भी सही है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी सही है। यहाँ पर चूज द ऑड वन कह रहा है, इट्स रिकॉग्निशन साइट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेलेक्टेबल मार्कर इन PBr 322, ये गलत हो गया। तो ऑड यही है हमारा 162 का ऑप्शन डी। गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमारे PBr 322 में हिंद 2 की तो जगह ही नहीं है। हमारे PBr 322 जो वेक्टर होता है, प्लाज्मिड वेक्टर जो होता है, इसमें सिर्फ हिंद 3 की जगह है। हिंद 3 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, हिंद 2 के लिए तो कोई साइट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 163, ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव बाय। जब आइसोलेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, सारा DNA एक तरफ प्रेसिपिटेट हो जाता है, फिर उसको हम लोग ग्लास रॉड की मदद से हम लोग उसको निकाल लेते हैं बाहर। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पूलिंग, इसको स्पूलिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर स्पूलिंग, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द एगरोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज नोन एज। वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे जो सारे DNA फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो उनमें से जो भी DNA फ्रेगमेंट्स हमको एज अ DNA बैंड चाहिए होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, वहां से एग्रोस जेल के जो है पीस को कट करके बाहर निकालते हैं और वहां से अपना फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन, उसे इल्यूशन बोला जाता है। तो 163 में क्या बन रहा है, स्पूलिंग। 163 बी बनेगा, 163 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 164, मैच द फॉलोइंग है। बायोरिएक्टर जो होता है वो एक एजिटेटर सिस्टम होता है, बहुत ज्यादा तेजी से एग्रेसिवली काम करता है। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट, इट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। स्टेनिंग ऑफ DNA इथिडियम ब्रोमाइड से करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगारोस जेल जो है वो मिलता है किससे, सीवीड से मिलता है, सीवीड से। तो ऑप्शन क्या बन रहा है, ए का सेकंड ऑप्शन ए की है, 164 का बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 164 ऑप्शन बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 165, करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन इन द प्लांट, एक्टिव नहीं होता है प्लांट के अंदर, ये इनएक्टिव होता है और ये एक्टिवेट होता है एल्कलाइन मीडियम में। जब वो इंसेक्ट के अंदर जाता है, उसके एलिमेंट्री कैनाल में मिड गट में जाता है, तो वहां पर उसको एल्कलाइन पीएच मिलता है और उससे वो एक्टिवेट हो जाता है। तो प्लांट के अंदर ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। वहीं पर बात करते हैं, स्टेटमेंट बी कह रहा है Cry1AB जीन कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, गलत हो गया। Cry1AB जो होता है वो कॉर्न बोरर के लिए है। Cry1AB आपका कॉर्न बोरर, और जो कॉटन बॉलवर्म होता है उसके लिए जो जीन है वो है Cry2AB और 1AC, Cry2AB और Cry1AC। उस हिसाब से हमारा जो 165 का ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, 165 ऑप्शन डी बनेगा। Question number 166, if we introduce alien piece of DNA at EcoR1 restriction site in cloning vector PBr 322, then the resultant recombinant will not show। अब इसके लिए पहले एक वेक्टर बना लेते हैं PBr 322 का। ये रहा आपके सामने वेक्टर, ये PBr 322 का वेक्टर हो गया। इसमें इस जगह पर ROP जीन है, ROP, इधर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इधर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब सारे एंजाइम्स का रेस्ट्रिक्शन साइट्स नोट कर लेते हैं। PST1, PVU1, इधर होता है EcoR1, CLA1, HIND3, BAMH1, SAL1, और यहाँ होता है PVU2। ये रहा प्लाज्मिड वेक्टर। क्वेश्चन कह रहा है इफ वी इंट्रोड्यूस एलियन पीस ऑफ DNA एट EcoR1, तो EcoR1 के साइट पे अगर हमने एलियन पीस ऑफ DNA को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर कुछ इस जगह पर, अगर इस जगह पर मैंने EcoR1 पे एलियन पीस ऑफ DNA को इंट्रोड्यूस किया, तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस टू एम्पेसिलिन, उससे क्या नहीं होगा, विल नॉट शो। क्वेश्चन कह रहा है नॉट शो, तो रेजिस्टेंस टू एम्पेसिलिन का रेजिस्टेंस अगर आपने EcoR1 पे किया तो एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन को आपने वैसे ही डिस्टर्ब नहीं किया, वो जो दोनों ही जो जीन मौजूद है वो वहां पर एक्टिवेटेड है, फंक्शनल है। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस एम्पेसिलिन का, हाँ ये तो होगा ही, रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन, हाँ ये भी है, क्योंकि दोनों जीन तो वैसे ही डिस्टर्ब नहीं हुआ। सेंसिटिविटी टू एम्पेसिलिन एंड सेंसिटिविटी टू टेट्रासाइक्लिन, अब ये प्लाज्मिड जो होगा वो सेंसिटिव तो नहीं हो जाएगा, एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन फिर भी ग्रो करेगा, रेजिस्टेंस है ना, तो ये सेंसिटिव नहीं होगा, विल नॉट शो। तो ये होगा सेंसिटिविटी टू एम्पेसिलिन। सेंसिटिविटी मतलब जब ग्रो नहीं करेगा, और रेजिस्टेंस मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, ऐसे समझना। ये वाला जो प्लाज्मिड होगा, ये प्लाज्मिड को एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस है, इस प्लाज्मिड में बिल्कुल भी एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, तो नॉट शो कह रहा है, तो उस हिसाब से 166 का ऑप्शन बी बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 167 करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। पैथोजेनिक टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड एज वेक्टर फॉर डाइकॉट प्लांट, हाँ ये तो सही जा रहा है। आरओपी जीन डज नॉट कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द एलियन डीएनए, नॉट नहीं बल्कि कोड करता है। आरओपी जो होता है वो क्या करता है, वो ऐसे प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के समय में जो भी प्रोटीन की जरूरत होती है वो उसको बनवाता है। तो ये सही है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कटिंग PBr322 by PVU1 will make impact on ROP जीन, ROP जो जीन होती है वहां पर PVU1 की कोई जगह ही नहीं है। PVU1 की जगह कहाँ होती है, PVU। यहाँ ROP की अगर मैं बात करूं, ROP में हमारे पास होता है PVU2, तो जो ROP जीन है उसमें PVU2 होता है, और PVU1 कहाँ पर होता है, ये मौजूद होता है एम्पीसिलिन वाले में। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर PVU1 मौजूद होता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ROP सीक्वेंस, ये गलत हो गया। रेप्लिकेशन जो होता है ROP से नहीं शुरू होता है बल्कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से शुरू होता है, ORI से स्टार्ट होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, ए हमारा सही हो गया। 167 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। अ रिसर्च स्टूडेंट वाज यूजिंग PBr322 एज क्लोनिंग वेक्टर, ही लाइगेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट एट साल1 साइट, बेस्ड ऑन दिस चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो साल1 साइट पे उसने जो है लाइगेट कर दिया है। ये हमारे पास प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में साल1 पे स्टूडेंट ने क्या किया है, एलियन डीएनए को लाइगेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो डीएनए यहाँ पर लाइगेट हो गया जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, ये फंक्शनल अब नहीं है। बट याद रहे यहाँ पर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन अभी मौजूद है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर है और वो फंक्शनल है, वो एक्टिवेटेड है, काम करेगा। थोड़ा देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो ऑन बोथ एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये गलत हो गया। दोनों पे तो ग्रो नहीं करेगा, एम्पीसिलिन पे ग्रो कर जाएगा, टेट्रासाइक्लिन तो इंसर्शनल इनएक्टिवेट हो चुका है तो उस पे ग्रो नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया। ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम, एम्पीसिलिन में ग्रो करेगा, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन तो अभी तक सही जा रहा है। सी वाला देखते हैं। नॉन रिकॉम्बिनेंट विल नॉट ग्रो इन टेट्रा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें तो दोनों ही जीन अभी भी एक्टिवेटेड है, तो दोनों ही तो आपस में काम करेंगे, ग्रोथ करेंगे। यहाँ कह रहा है नॉन रिकॉम्बिनेंट विल नॉट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। अगर एक प्लाज्मिड अभी तक रिकॉम्बाइन हुआ ही नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, वो मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट बना हुआ है, ये इस तरीके से प्लाज्मिड है। ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर, दोनों जीन अभी भी फंक्शनल है, काम कर रहे हैं। ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट तो दोनों में ही ग्रो करेगा ना, चाहे एम्पीसिलिन दे दो चाहे टेट्रासाइक्लिन दे दो, दोनों की रेजिस्टेंस है, दोनों पे ग्रो करेगा। यहाँ क्या कह रहा है, विल नॉट ग्रो, तो ये हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। रिकॉम्बिनेंट विल नॉट ग्रो ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ये रिकॉम्बिनेंट है और ये तो ग्रो कर रहा है, यहाँ कह रहा है नॉट ग्रो, ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या जा रहा है, 168 का बी जा रहा है, 168 का ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड बाय लिंकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये जा रहा है ऑप्शन सी, 169 का ऑप्शन सी बनेगा। पहला जो जोड़ा गया था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से अटैच किया गया था, तो 169 सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 170, Which of the following vector is suitable for delivering a DNA fragment into animal cell? एनिमल सेल में अगर मुझे वेक्टर इस्तेमाल करना है तो सबसे सुटेबल जो होगा वो हो जाएगा रेट्रोवायरस, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस, ठीक है, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। ये जो बैक्टीरियोफेज ऑफ PBr322 है ये बैक्टीरिया के लिए होता है। किसके लिए होता है, बैक्टीरिया, फॉर बैक्टीरिया। और माइक्रो इंजेक्शन जो होता है वो एनिमल के लिए तो होता है, बट ये वेक्टरलेस मेथड है, वेक्टरलेस फॉर एनिमल, तो एनिमल के लिए वेक्टरलेस मेथड होता है। तो ये 170 का यहाँ पूछ रहा है ऑप्शन, वेक्टर पूछ रहा है, तो वेक्टर के हिसाब से हमारा 170 का बी बनेगा। क्वेश्चन 171, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस बाय रोजी काउ इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसेमा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से एम्फाइसेमा ट्रीट तो होता है लेकिन रोजी काउ से नहीं बना था। रोजी काउ से जो बनता है वो रोजी काउ से जो बनाया गया था वो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन इनरिच मिल्क बनाया गया था, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन मिल्क बनाया गया था, ठीक है। बीटी टॉक्स, ये ए गलत हो गया है। बीटी टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंसेक्ट, ये सही है। इन बायोलिस्टिक सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ डीएनए कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन, ये भी सही है। डी कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो इज डन बाय सोमा क्लोन टेक। सोमा क्लोन ये माइक्रो प्रोपागेशन के लिए यूज होता है। सोमा क्लोन जो है ये हम जब माइक्रो प्रोपागेशन करते हैं तो वहां पर हमारा बनता है सोमा क्लोन। और पोमैटो जो बना था वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बना है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बना है, ठीक है। तो
डी जो है वो रॉन्ग हो गया। अभी क्या कह रहा है, हाउ मेनी एबव स्टेटमेंट्स आर, अच्छा कौन कौन से स्टेटमेंट कितने सही हैं, तो 2 ही तो सही है, ऑप्शन सी जाएगा 171 ऑप्शन सी। 172 देखते हैं, इन पीसीआर डैश बॉन्ड्स ब्रेक ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, बॉन्ड आर फॉर्म ड्यूरिंग एनिलिंग, सी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय टैग पॉलीमरेज। यहाँ बॉन्ड पूछ रहा है कि कब क्या हो रहा है। देखो डीनेचुरेशन में जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, फिर एनिलिंग में क्या करते हैं, अगर डीनेचुरेशन में बताएं तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक। डीनेचुरेशन में डीएनए की स्ट्रैंड ओपन होती है, तो स्ट्रैंड ओपन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे। एनिलिंग में क्या करते हैं, एनिलिंग में हम फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जब एनिलिंग में प्राइमर लगाते हैं तो डीएनए की पूरी स्ट्रैंड जो होती है, ये आपकी पूरी डीएनए की स्ट्रैंड है, इसमें हम क्या करते हैं, ये ओपन स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, छोटा सा प्राइमर लगाते हैं। तो प्राइमर जब अटैच करेंगे तो उसके लिए हमको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, तो ये एनिलिंग स्टेप में भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ही लगाते हैं। यहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और कह रहा है सी बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय, अच्छा टैग पॉलीमरेज एक्सटेंशन, जब हमको ये डीएनए की लेंथ को एक्सटेंड करना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते चले जाएंगे। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, 172 का ए बन रहा है, 172 का ऑप्शन ए। 173, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेप फॉर मेकिंग बैक्टीरिया सेल कॉम्पिटेंट, बैक्टीरिया के सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कौन सा स्टेप गलत है, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है और ट्रीटमेंट विद कैल्शियम आयन वो भी किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट के चारों तरफ जो है कैल्शियम आयंस को रख देते हैं जिससे कि वो जो है इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट भी होता है। मेंटेनिंग स्टेराइल एनवायरनमेंट ये नहीं होता है। इंक्यूबेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, ठीक है, तो हमारा 173 का ऑप्शन सी बनेगा। ये स्टेराइल एनवायरनमेंट जो होता है वो वहां पर यूज करते हैं जब हमको कल्चर करना होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के दौरान। बायो प्रोसेस, जब हम बायो प्रोसेसिंग करते हैं तो उस समय हमको स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना होता है। वो चीज जो हम लोग करते हैं वो हम टैंक के अंदर बायो रिएक्टर्स के अंदर करते हैं। तो ये 173 का ऑप्शन सी बनेगा। 174 देखते हैं। असर्शन कह रहा है ड्यूरिंग मलेरिया हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, ठीक। रीजन कह रहा है रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन। हाँ सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। एक्चुअल में क्या है कि जो मलेरिया होता है उसमें मलेरिया में डिफरेंट स्पीशीज के बेसिस पे आरबीसी जब रप्चर करती है तो वो हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन आरबीसी रप्चर करती है। आरबीसी के अंदर जो है वो हीमोजोइन नाम का ग्रैन्यूल होता है, टॉक्सिक ग्रैन्यूल। वो तब बनता है जब मलेरिया का पैरासाइट आरबीसी के अंदर घुसा और वहां जाकर वो हीमोग्लोबिन को फीड करता है। तो ग्लोबिन प्रोटीन को वो इनटेक करके पूरा खा जाएगा और जो हीम होता है आयरन वो क्या होता है टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हीमोजोइन ग्रैन्यूल बोल दिया जाता है। वही हीमोजोइन ग्रैन्यूल जब आरबीसी के रप्चर होने पर बाहर निकलता है तो उससे फीवर आता है। अब ये प्रोसेस हर तीसरे दिन रिपीट होता रहता है मलेरिया में या फिर हर चौथे दिन रिपीट होता रहेगा, तो डिपेंड करेगा स्पीशीज कौन सी है। हालांकि मलेरिया में फीवर जो होता है वो इसकी वजह से आता है, जब आरबीसी रप्चर होती है तब उस समय फीवर आएगा। तो 174 का ऑप्शन ए सही बनेगा। 175 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर सिस्टम सेल्स आर मेंटेन इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग एक्सपोनेंशियल फेज। तो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंशियल फेज उसमें हो पाएगा जिसमें हम कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट को ऐड कर सकें, और कंटिन्यूअस ऐड हम करेंगे तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम चाहिए होगा। क्लोज वाले में हम नहीं कर पाएंगे। देखो लॉग फेज मतलब हमारा ये ग्राफ ऐसा बने जहां पर हमने क्या किया, न्यूट्रिएंट को ऐड किया और ये ग्राफ ऐसा बनता चला जाएगा इस तरीके का। तो ऐसा ग्राफ अगर बन रहा है कंटिन्यूअसली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम सिर्फ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में करवा सकते हैं। बैच फर्मेंटेशन क्लोज कल्चर सिस्टम में नहीं करा पाएंगे। जो क्लोज्ड है आपने एक बार में सारा न्यूट्रिएंट और रिसोर्सेस ऐड कर दिया, अब आप उसको बीच में खोल नहीं सकते। तो ऐसे केस में आपका यहाँ पर बैच फर्मेंटेशन में क्लोज कल्चर सिस्टम में कल्चर सिस्टम इन विच न्यूट्रिएंट आर एडेड ओनली वंस, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं बनेगा, सिर्फ सीधा सीधा हमारा 175 का बी बनेगा। क्योंकि इन तीनों में क्या होता है हम लोग एक बार में ऐड करते हैं, उसके बाद फिर हम फर्दर हम ऐड नहीं कर पाएंगे रिसोर्सेस को। एक बार में एक पूरा बैच बन के बाहर आता है, सेकेंड बैच में फिर दोबारा से रिसोर्स को ऐड करते हैं, इसलिए ए सी डी नहीं बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। क्योंकि कंटिन्यूअस में क्या करते हैं लगातार हम रिसोर्सेज को ऐड करते चले जाएंगे, जैसे रिसोर्स खत्म होगा फिर ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होता है कभी भी जो ग्राफ होता है वो स्टेशनरी की तरफ नहीं जाएगा, वो हमेशा लॉग फेज मेंटेन रहेगी, एक्सपोनेंशियल फेज मेंटेन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 176, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। HIV आफ्टर गेटिंग इनटू ह्यूमन बॉडी एंटर्स द मैक्रोफेज वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट्स। ये स्टेटमेंट सही है।
HIV आफ्टर रेप्लिकेशन इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स किल्स देम। हाँ ठीक है, ये भी सही है। जब HIV जो होता है वो टी किलर सेल्स के अंदर चला रहता है तो वहां जाने के बाद उसमें अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, देन उसको बर्स्ट कर देगा, तो आपकी जो टी किलर सेल्स होते हैं रप्चर हो जाते हैं, वो भी सही है। मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बेनाइन ट्यूमर, ये नहीं होता। मेटास्टेसिस मतलब होता है कि कैंसरस सेल्स का एक जगह से स्प्रेडिंग होना चालू हो जाए, बॉडी में सर्कुलेशंस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा और मल्टीपल लोकेशंस में ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है। ये वाली जो कंडीशन है ये बेनाइन ट्यूमर में नहीं होता है। बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं वो एक ही जगह पर होता है, लोकलाइज्ड होते हैं, वो फैलते नहीं है। और हमारा जो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी है वो कहां पर होता है, वो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर में। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो फैलते हैं, तो इसलिए 176 का ऑप्शन सी बनेगा। कह रहा है कैंसर डिजीज इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। हाँ ठीक है, कैंसर डिजीज इन जनरल अगर देखा जाए, इन जनरल स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अकॉर्डिंग कैंसर जो होता है वो सबसे ज्यादा डेथ करवाता है पूरे ग्लोब पे। तो 176 का इनकरेक्ट के हिसाब से ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखते हैं। इनकरेक्ट फिर से पूछ रहा है। एम्फाइसेमा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है ये तो सही है। रोजी काऊ अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, जिसको अभी बात मैंने की थी। एलाइजा जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ये भी सही है। ऑटो रेडियोग्राफी रेडियो एक्टिव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, डबल स्ट्रैंड नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये 177 का ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पर हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी में जो प्रोब इस्तेमाल करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। 177 का ऑप्शन डी बनेगा। 178 क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट ए कह रहा है आरएनए इंटरफेरेंस RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल प्लांट सेल्स ओनली एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होता है, RNAi इंटरफेरेंस जो होता है वो हमेशा सारे यूकैरियोट्स में होता है। तो ओनली नहीं बल्कि सारे ऑल यूकैरियोट्स जितने भी यूकैरियोट्स हैं सब में होगा, सिर्फ प्लांट में नहीं होता है। दूसरी बात, RNAi प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द mRNA। mRNA का ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन को रोकता है, ट्रांसलेशन। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। 178 का ऑप्शन डी। 179 विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। 179 ऑप्शन ए। 180 इन इको R1, R स्टैंड्स फॉर इको R1, ये एंजाइम है, इसमें R का मतलब होता है, ये R एक्चुअल में स्ट्रेन बताता है। ई जो वर्ड होता है एंजाइम में इको R1, ऐसे बता देता हूं, इको R1। इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ पर जो ई वर्ड होता है, पहला जो यहाँ पर वर्ड होता है ये बताता है आपके जीनस को, जिस बैक्टीरिया से या जिस भी ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से हमने जो है ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला, आइसोलेट किया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहला वर्ड जो होता है जीनस दिखाता है, दूसरा वाला जो होता है ये जीनस दिखाता है, ये जो है स्पीशीज दिखाता है। जैसे करेंटली यहाँ पर ई का मतलब एस्चेरिया, को मतलब कोलाई, एस्चेरिया कोलाई RY। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन है, स्मूथ स्ट्रेन है, वगैरह वगैरह। और ये जो है लास्ट वाला नंबर जो होता है, नंबर दिखाता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, उनका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो उस हिसाब से 180 का ऑप्शन ए बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। अभी भी आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।